हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। अभी हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये आपका हिंदी व्याकरण का काल चैप्टर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने खाना खाया है वाक्य उदाहरण है। मतलब ये जो मैंने खाना खाया है ये सेंटेंस कौन से काल के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने खाना खाया है दिया है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसको देखिएगा। मैंने खाना खाया है लिखा है। ये इसमें अगर ऑप्शंस को आप देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ये चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है जो ये बताए कि ये कौन सा काल के अंतर्गत आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप देखिएगा मैंने खाना खाया है दिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर रहता मैंने खाना खाया, सिर्फ इतना रहता मैंने खाना खाया, तो ये आपका हो जाता किसके अंतर्गत, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रहता। अगर सेंटेंस होता मैंने खाना खाया, सिर्फ खाया तक अगर रहता तो ये आपका हो जाता सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया है मैंने खाना खाया है लगा हुआ है, खाया है यानी कि पास्ट के बारे में बोल रहा है, तो ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है सही है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि काम जो है अभी अभी पास्ट में हुआ है, अगर आसन्न भूतकाल देखिएगा, इससे ये पता चलता है कि काम अभी अभी जो है खत्म हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, काम अभी अभी खत्म हुआ है अगर हमें पता चले तो वो आपका जाएगा किसके अंतर्गत, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। और अभी अभी जो काम खत्म होता है तो वहाँ पर आपका है भी लगा हुआ मिलना चाहिए आसन्न भूतकाल के लिए। ठीक है, मैंने खाना खाया है में खाया से समझ में आया काम जो है भूतकाल में हुआ है भी लगा हुआ है, मतलब अभी अभी हुआ है, तो ये आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल ये दोनों को याद रखिएगा। बीते हुए समय का अगर बोध होता है तो वो आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। बीते हुए समय का किस तरह से बोध को हम सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं, अगर विशेष समय के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, जैसे कि सिर्फ दिया होता मैंने खाना खाया, तो खाना तो खाया यानी कि भूतकाल में खाए हैं, तो वो हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। लेकिन यहाँ पर जब है लग जाए उसी में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर समाप्त हुआ है वो भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य आगे बढ़ा, ठीक है, सॉरी, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है, मनुष्य और आगे बढ़ा, अगर बढ़ेगा देता तो भविष्यकाल के बारे में सोचते। यहाँ पर मनुष्य और आगे बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा जो दिया है इसमें अगर आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अगर सीधा सीधा आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये भूतकाल के बारे में बोला जा रहा है। और अगर 2 नंबर क्वेश्चन का आप सारा ऑप्शंस को देखिएगा, यहाँ पर भूतकाल से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसमें सिर्फ इतना दिया है कि ये भूतकाल का एक उदाहरण है, तो ये आपका 2 का ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य और आगे बढ़ा जो दिया है ये भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 3, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, ठीक है, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना, काल होगा वर्तमान और पूरा होने का संभावना अगर हो तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब देखिए यहाँ पर संभावना शब्द का इस्तेमाल आपका क्वेश्चन में ही कर दिया गया है, तो बहुत ही इजी आंसर बताना, आपका डी ऑप्शन सही है, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। जिससे ये पता चलता है, संभाव्य वर्तमान काल से ये पता चलता है कि वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना है। ठीक है, ये आपका संभाव्य वर्तमान काल यानी कि 3 का आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। निरंतरता का मतलब होता है लगातार। यहाँ जो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता दिया गया है, मतलब क्रिया जो है निरंतर रूप में चलने के बारे में बोला गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निरंतरता के बारे में दिया है तो इसलिए इसको वर्तमान काल के अंतर्गत रखा गया है कि कोई काम लगातार चल रहा है, मतलब वर्तमान में चल रहा है, तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। 4 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं, क्रिया को करने में जो समय लगता है, एक काम को करने में हमें जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या विशेषण कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसको हम काल कहते हैं। 5 का आपका ए ऑप्शन सही है। याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो रिलेटिव ऑप्शन होगा। मतलब आपको ये ए ऑप्शन भी सही लग रहा होगा, उसी के साथ साथ और एक ऑप्शन भी आपको वहाँ सही लग रहा होगा। तो अगर क्रिया को करने में जो समय लगता है ये अगर हमसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो काल के अंतर्गत जाएगा। 5 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होने के बारे में बोला गया है। आपका ऑप्शन से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर क्रिया की समाप्ति के बारे में बोला गया है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है वो आपका भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। कुछ खत्म हुआ है, खत्म हुआ है मतलब कब खत्म हुआ है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, मतलब जिसमें दिया गया है कि कार्य के ख़त्म होने के बारे में बोला गया है, तो ये तो बहुत सारा काल का अगर भेद देखिएगा तो उसमें अगर हम भेद को बहुत डेप्थ में जाएंगे तो और किसी काल के अंतर्गत भी आ सकता है, जो क्या है, कार्य की समाप्ति का बोध। लेकिन सीधा सीधा अगर कार्य की समाप्ति के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। 6 का आपका बी ऑप्शन सही है। कार्य की समाप्ति का बोध जो कराता है वो भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 7 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? 7 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। भविष्य में होने वाली क्रिया को, भविष्य में होने वाली क्रिया को यहाँ पर दिया है, मतलब कोई काम अगर भविष्य में होता है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। तो 7 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे कहते हैं। वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का अगर बोध हो तो आप उसको क्या बोलिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन से वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक तरह से बताया जा रहा है कि वर्तमान काल में कार्य जो है पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। 8 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए वो क्या कहलाता है? ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए। तो वर्तमान काल में अगर होने के बारे में पता चलता है, यहाँ पर एक वर्ड और लगा होता, सामान्य रूप से कार्य जो है वर्तमान काल में होने के बारे में अगर पता चलता है तो वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में और एक वर्ड को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने के बारे में पता चले तो वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में सामान्य जुड़ा है तो सामान्य वर्तमान काल, अगर क्वेश्चन में सामान्य नहीं जुड़ा है ओनली वर्तमान काल होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन आपका वर्तमान काल सही है। लेकिन यहीं पर अगर आप सामान्य वर्ड को जोड़ते हैं कि क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने के बारे में जाना जाए तो वो आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगर सीधा सीधा पूछे कि क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। 9 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो कहलाता है। मतलब देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, क्रिया के होने के बारे में संदेह हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। मतलब वर्तमान काल में कोई संदेह नहीं है लेकिन क्रिया के होने में संदेह है, तो ये कौन से काल के अंतर्गत जाएगा? मतलब एक तरह से बोला गया वर्तमान काल है ये, लेकिन संदिग्ध रूप से। यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका ये ऑप्शन सही होगा, संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत ये जाएगा, जिसमें
क्रिया के बारे में संदेह हो लेकिन वर्तमान काल के बारे में कोई संदेह अगर ना हो तो वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। 10 का आपका ये ऑप्शन सही है। इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि क्या है, आप अगर बोलते हैं कि नहीं वो आता होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, वो आता होगा मतलब अभी वर्तमान समय में हो रहा है, लेकिन जो कार्य के बारे में हम बोले वो संदेह प्रकट करते हुए बोल रहे हैं, तो वैसा जो है किसके अंतर्गत जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। 10 का आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जिससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे कहते हैं वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपका है जिससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे कहते हैं। यहाँ देखिए कार्य वर्तमान काल में हो रही है, देखिए जहाँ पर भी हो रहा है या हो रही है आता है वो आपका तात्कालिक वर्तमान में जाएगा, तो 11 का आपका बी ऑप्शन सही है, जिससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, ये तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो कहलाता है, मतलब कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन विशेष समय का अगर ज्ञान ना हो तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए कार्य जो है भूतकाल में हो रहा है लेकिन विशेष समय की जानकारी अगर ना हो तो वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। 12 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए बोला गया है निकट भूत में, मतलब अभी क्रिया की समाप्ति हुई है। निकट भूत मतलब कि अभी क्रिया की समाप्ति हुई है, तो ये जब क्रिया की समाप्ति अगर अभी हुई है, अगर क्वेश्चन है सेंटेंस में अगर ये पता चले कि क्रिया की समाप्ति अभी हुई है तो वो कौन से काल के अंतर्गत जाएगा, ये पूछा है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। याद रखिए कार्य की समाप्ति अगर अभी हुई है तो वो आपके जाएगा किसके अंतर्गत, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। 13 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीतता है, वो क्या कहलाता है। देखिए क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 14 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सेंटेंस में आपका दिया है, यहाँ पर बोला गया है कि कार्य के क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, तो क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है मतलब ये बीते हुए समय के बारे में बोला गया, और बीते हुए समय में कार्य समाप्त हुआ है मतलब पूर्ण रूप से ये भूतकाल में हुआ है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाएगा अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, तो ये कौन से काल के अंतर्गत आएगा। क्रिया जो है भूतकाल में हो रही थी मतलब पास्ट में काम हो रहा है पास्ट में, लेकिन समाप्ति के बारे में कोई सूचना अगर ना हो तो ये कौन से काल के अंतर्गत जाएगा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया बीते हुए समय में हुआ है लेकिन उसका विशेष समय का अगर ज्ञान ना हो तो वो सामान्य भूतकाल होगा। अगर क्रिया अभी समाप्त हुआ है तो वो आसन्न भूतकाल होगा। क्रिया बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है तो वो पूर्ण भूतकाल होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, भूतकाल में क्रिया जो है भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति की जानकारी नहीं है, मतलब काम शुरू हुआ है लेकिन वो कहाँ तक वो ख़त्म हुआ है कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और काम शुरू हुआ था ये बताया गया, तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा डी ऑप्शन आपका सही है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत ये जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि काम तो बहुत पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी भी ख़त्म हुआ है या नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इस तरह से अगर आए तो वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रहेगा। 15 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं कहलाता है। अच्छा, जिससे ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं।
अब देखिए यहाँ पर दिया है कि कार्य जो है भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, इसमें अगर संदेह हो। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि संदेह रूप से अगर हम बोले कि कार्य जो है भूतकाल में जो है पूरा हुआ या नहीं, तो वो कौन से काल के अंतर्गत जाएगा? असामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। क्योंकि यहाँ संदेह किया गया है तो ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। 16 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जिससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी। भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो पाई, ये अगर हो तो ये कौन से काल के अंतर्गत जाएगा पूछा गया है। हेतु मत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर देखिए किसी कारण की वजह से भूतकाल में कार्य जो है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी दिया है, तो ये आपका हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। याद रखिएगा हेतु मत भूतकाल तब होता है, यहाँ पर अक्सर रहता क्वेश्चन में इस तरह से है कि शर्त पूरी ना होने कारण, मतलब कोई शर्त रखा जाता है और वो किसी कारण से अगर शर्त पूरी नहीं हो पाई है तो वो काम इस वजह से पूरा नहीं हुआ क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। उस तरह से जब आता है क्वेश्चन तो वो आपका हेतु मत भूतकाल में जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से दिया है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी, तो ये आपका हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत ही जाएगा। 17 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। क्या? जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, तो ये कौन से काल के अंतर्गत जाएगा? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मत भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सामान्य भविष्यत में क्रिया जो है सामान्यतः भविष्य में होगी, ये अगर हमें पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो ये सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत जाएगा। 18 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो वो कौन से काल के अंतर्गत जाएगा? जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मत भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर संभावना किया गया है, भविष्य में कार्य होने के बारे में संभावना की जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा किसके अंतर्गत? संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत। 19 का बी ऑप्शन आपका सही है। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो वो संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं? जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मत भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो ये आपका हो जाएगा हेतु मत भविष्यत काल। हेतु मत भविष्यत काल के लिए याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि भविष्य में कार्य का होना दूसरे कार्य होने पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हेतु मत भविष्यत काल में जाएगा, जिसमें भविष्य में कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो हेतु मत भविष्यत काल के अंतर्गत जाएगा। 20 का सी ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर आपको डाउट है, कहीं पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम का डेट से रिलीज़ हो जाएगा। और कैसे भी करके जो भी जितना भी आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं वो भी भूल गए अगर तो ये बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत गलत हो जाएगा कि हम जो पढ़े हुए हैं वो भी भूल गए। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए ताकि जो पढ़े हैं वो एटलीस्ट ना भूलें, और जो भी सिलेबस बाकी है आपका उसको जल्द से जल्द कवर कर लीजिए।